हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को पता है कि रीट मेंस का जो एग्जाम है वो आपके जनवरी 2026 के अंदर है, पर इससे पहले भी 22-23 के अंदर भी रीट हुए थे। इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम हुए थे। लगातार बच्चा तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट फिर भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ तो ऐसी गलतियां रहती हैं जिसके कारण वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो इस कुछ आज रीट मुख्य परीक्षा को लेकर कुछ गलतियों की हम बात करेंगे। रीट मेंस 2025 में अगर कोई विद्यार्थी ये 5 गलतियों के ऊपर ध्यान दे और इसमें कुछ सुधार कर ले तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सोचा है इतनी मेहनत करने के बावजूद आप दिन दिन भर रात रात जग जग कर पढ़ते हैं, फिर कुछ छोटी छोटी गलतियां आपसे ऐसी होती हैं कि आपकी पूरी मेहनत के ऊपर पानी फेर देती हैं। आप तैयारी तो बहुत ज्यादा करता है, पर हर कोई विद्यार्थी सेलेक्ट तो नहीं होता ना। नहीं सेलेक्ट होने के पीछे कहीं ना कहीं ये 5 गलतियां रही होगी। मैं आज आपको गलतियां गिनवाने नहीं आया हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली माध्यम से इन गलतियों में सुधार कैसे किया जाए इसके ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सके इसमें से कोई एक गलती आप भी कर रहे होंगे। चलो हम बात करते हैं। अगर आप भी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर L1 L2 थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एनटीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट मैटर, सिलेबस और इससे रिलेटेड पीडीएफ सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। चलो हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 5 गलतियों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास जो हर एक विद्यार्थी का ध्यान नहीं जाता है, यहाँ पर रीट सिलेबस को ऊपरी तौर पर देखना। काफी विद्यार्थी क्या होता है, पहली बात तो विद्यार्थी जब पढ़ता है तो वो सिलेबस देखते ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो है कि वो सिलेबस को देखते ही नहीं है। अब सिलेबस को देखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। प्यारे विद्यार्थियों, इस सिलेबस को देखना यानी कि ऊपरी तौर पर, जैसे मैं जो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझूं, ये मान लीजिएगा रीट L1 का सिलेबस है। आपने ऊपरी तौर पर देख लिया है कि मुझे राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, ऐतिहासिक पढ़ना है, सांस्कृतिक ज्ञान पढ़ना है, राजस्थानी भाषा पढ़नी है। यहाँ पर ये देखो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, ये 80 नंबर का है। विद्यालय विषय आपके 50 नंबर के हैं। शैक्षिक रीति विज्ञान आपके 40 नंबर का, मनोविज्ञान आपके 20 नंबर का और 10 नंबर का है वो आपके कंप्यूटर साइंस। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। अब आप अगर इनको टारगेट करके ऐसे देखेंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, आपको एक एक टॉपिक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप ये इस सोच के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। यानी कि ये जो सिलेबस है, जैसे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान है, क्या इसमें आपको जो इंटरेस्ट है, क्या भूगोल ही पढ़ना चाहिए? भूगोल के अंदर भी आपको एक एक टॉपिक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके अंदर नदियां क्या हैं, इसके अंदर क्या उद्योग खनिज का टॉपिक है या नहीं है, इसमें मौसम है या नहीं है, जलवायु परिवर्तन के प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कंप्लीट एक एक टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तभी जाकर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ऐसे ही अगर मैं L2 की बात कर रहा हूं तो ये मोटे तौर पर, जैसे राजस्थान आपके भी 80 नंबर का है, सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य ये आपके 50 नंबर का है, संबंधित विद्यालय विषय हैं आपके 120 नंबर का, अगर आप हिंदी के हैं तो 120, इंग्लिश के हैं तो 120, शैक्षणिक रीति विज्ञान। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस सिलेबस के अंदर जाना पड़ेगा। ऊपर से टच करके निकल गए तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, फिर भी आप उसको मिस कर देंगे और ये मिस करने की गलती ही आपको ले डूबेगी। आप हर एक टॉपिक को इज्जत देना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, तब जाकर आप सिलेक्शन के दायरे में होंगे। तो यहां पर मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप L1 या L2 की कर रहे हैं तो जो सिलेबस को आप ऊपरी तौर पर देख रहे हैं इसको देखना छोड़े, कंप्लीट सिलेबस को देखें। कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से देखें। अब यहां पर भी आपको टॉपिक वाइज देखना है, चाहे जैसे राजस्थान की भूगोल लिए तो उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट देखो, शैक्षिक रीति विज्ञान लिया है तो उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट आपको देखना है, तब जाकर यहां से आप सिलेक्शन लेंगे। अगर ये गलती दोहराते रहे तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। दूसरी, विद्यार्थी ये गलती करता है कि कॉन्सेप्ट को रटता है, समझता नहीं है। आप एक चीज बताओ, रटी हुई चीजें कब तक माइंड में रहेगी? लंबे समय तक रटी हुई चीजें अपन माइंड में नहीं रख सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप जब तक, जैसे आपके एक ऐसा सब्जेक्ट जोड़ दिया है मनोविज्ञान, अब साइकोलॉजी को जब तक आप खुद नहीं समझोगे तो आप उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। आप रटी हुई चीजें कब तक लोगे? उसमें समझ विकसित करनी पड़ेगी।
समझ विकसित करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, समझना है। अब समझना इसलिए है कि आपने मान लीजिए रट तो ली कोई भी चीज, अब रटने के बाद एग्जामिनर ने हल्का सा उस प्रश्न को घुमा क्या दिया, आप कंप्लीट खुद ही घूम जाते हो, आप पूरे कंफ्यूज हो जाते हो, हक्के बक्के हो जाते हो, आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल नया आ गया। केवल एग्जामिनर ने थोड़ा सा उसमें टर्न क्या दे दिया। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप कहीं से भी प्रश्न पूछे आप हमेशा तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को रटने से बेटर है समझने का प्रयास करें। जैसे कुछ ऐसे हैं, मान लीजिए आपके मनोविज्ञान जैसा विषय है, जैसे आपके जो शैक्षणिक रीति है, जैसे आपके मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का कह सकता हूँ, शिक्षण वीडियो का कह सकता हूँ, ऐसे सब्जेक्ट हैं। मैथमेटिक्स का आप लेंगे, जैसे मान लीजिए L2 के अंदर है, साइंस के अंदर है, तो मैथमेटिक्स के एक फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद आप ऐसे कितने प्रश्न या कितने टाइप के प्रश्न हैं उसके ऊपर अप्लाई करके देखें, तो आप समझ विकसित करेंगे तभी जाकर शिक्षक जैसी भर्ती। क्योंकि शिक्षक है ना, जो शिक्षक होता है वो देश के भविष्य का निर्माण करता है, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। तो आपके अंदर समझ विकसित होना जरूरी है, आपके अंदर वो इतनी क्षमता पैदा करनी है कि इस प्रश्न का आंसर किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर जो विद्यार्थी कॉन्सेप्ट रटना कब है, जब लास्ट में 5 दिन बचे आपके पास, 10 दिन का समय बचे कि भाई अब हमारे पास समय नहीं है, 10 दिन का समय है, अब इस 10 दिन के अंदर हम क्या करें। तो ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिसको रटना जरूरी है। और फिलहाल आपके पास अच्छा खासा समय है, आप अच्छे से पढ़े और आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे ले लिया आपने महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको। केवल इनके जन्म और माता पिता के नाम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि इसके हरावल भाग में किसने नेतृत्व किया, इसके चंदावल भाग में, मध्य भाग में किसने नेतृत्व किया था, महाराणा प्रताप घायल होने के बाद किसने सहायता दी थी, किसने सहयोग किया था, भामाशाह था तो कहाँ का था, उसका क्या रोल था। एक कंप्लीट स्टोरी के माध्यम से अगर आपने महाराणा प्रताप को पढ़ लिया, तो फिर सवाल कैसे भी, प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, आपके कहीं से भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसमें महाराणा प्रताप की पूरी विकिपीडिया आपको आनी चाहिए, यानी कि स्टोरी। तो इसका क्या है, इसका यही है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप आधा अधूरा पढ़ोगे तो लॉस झेलने के लिए तैयार रहना। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट बेस से पढ़े आप। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ पढ़ना, प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करना। काफी विद्यार्थी होता है पढ़ते ही पढ़ते हैं, सिलेबस को उड़ाया और पढ़ा। क्या आपने पढ़ने के बाद कभी ये सोचा है कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है या नहीं है, मैंने कितना पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो सिलेबस आपके पास रहता है, उस सिलेबस के आगे आपको कम से कम 3 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर सिलेबस आ गया, सिलेबस के आगे आपको 3 कॉलम ऐसे बनाने हैं कि भाई मैं एक बार तो, जब पहली बार आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें टिक कर दिया कि भाई मैंने इसको पढ़ लिया है। दूसरी बार जब उसको आप प्रैक्टिस करते हैं कि मैंने रिवीजन के तौर पर, या फिर मैंने इसके एमसीक्यू हैं वो भी देख लिए, मैंने इसके प्रश्नोत्तर भी देख लिए, और उसके बाद मैंने फाइनली इसका रिवीजन भी कर लिया है। जब एक टॉपिक को आप ऐसे 3 बार निकालेंगे कि मैंने पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा, फिर मैंने उसके प्रैक्टिस सेट भी निकाल दिया है, और मैं फाइनली रिवीजन कर लिया, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। और आप इन तीनों चीजों को कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे, तब वो लंबा समय तक आपके माइंड के अंदर रहेगा। एग्जामिनर या एग्जाम को आप चुनौती देने में सक्षम तब होंगे जब आपके सारे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस आएगा कहां से, जब यहां पर 3 बार आप टिक लगा दोगे कि मैंने पढ़ भी लिया है, मैंने उसके एमसीक्यू भी निकाल लिए हैं, और वो मुझे अब याद भी हैं। इस बेस से आपको पढ़ना पड़ेगा। जब ऐसे पढ़ाई करोगे निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। यहां पर ध्यान रख लेना है, आपको प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत जरूरी है, और ये विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। अगली मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट 4th नंबर का है नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग। इससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा डरता है। एक तरह से तो डरना भी चाहिए, पर इससे बहुत ज्यादा डरता है। आपको पता है इसमें लगभग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो काफी विद्यार्थी तो नेगेटिव मार्किंग के डर से ऐसे प्रश्न आते हुए भी गलत कर देते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न है आपके सामने, उस प्रश्न में 50-50 का रेशियो आपके पास कि मैं ये 50% सही कर सकता हूं, पर आपने नेगेटिव मार्किंग के डर से इस प्रश्न को अटेंड करना ही उचित नहीं समझा। काफी विद्यार्थियों की यह समस्या होती है। अगर यहां पर आप रिस्क ले सकते हैं, आप में यह क्षमता है, तो आप बिल्कुल कीजिएगा वहां पर।
यहां पर अगर आपने 50% आते हुए प्रश्न को भी छोड़ दिया है तो निश्चित रूप से आपका ऑन एवरेज स्कोर है, क्योंकि पूरे में से पूरे किसी को नहीं आते हैं, ऑन एवरेज जो स्कोर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। काफी विद्यार्थी नेगेटिव मार्किंग के डर से इतना डर उसके अंदर बैठ जाता है कि वो आते हुए भी 7 से 8 प्रश्न है वो सीधे गलत करके आ जाते हैं, या तो गोला गलत भर के आ जाते हैं, या फिर नहीं आते हुए भी कहता है ना तुक्का मारना, और ऐसे तुक्के आपको ले डूबते हैं, जो आते ही नहीं हैं जबरदस्ती करके आ जाते हो, ये गलतियां आपको ले डूबती हैं। हमेशा ध्यान रखें, इस नेगेटिव मार्किंग को हमेशा पॉजिटिव में लेकर चले। एक ये कि जो आए वही करें, कितना आप रिस्क ले सकते हो, कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, वास्तव में आप जो चीज़ कर रहे हो वो सही है या नहीं है, कितने अटेंड करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। और ध्यान रखें, ये 1/3 कहीं आपको ले नहीं डूबेगा। तो जो 50% प्रश्न आपको सही दिशा में लेके जा रहे हैं उसको अटेंड करने की क्षमता पैदा करें। इससे आपके 5 से 7 प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी। जो डर से आप गलत कर रहे हैं 7-8 प्रश्न, उन चीज़ों के ऊपर गौर करें। कोई भी विद्यार्थी 100 नंबर से पीछे नहीं रह रहा है। मैंने देखा है लगातार विद्यार्थी हैं वो आपके 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 5 प्रश्न, 7 प्रश्न से पीछे रह रहा है। अगर यहाँ पर आप सुधार कर ले तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम के अंदर। तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर ज़्यादा डर का माहौल है आपके अंदर, उसको बाहर निकालें, फ्रीडम होकर आप आराम से तैयारी करें, बार बार प्रैक्टिस करें ओएमआर के ऊपर, कहाँ गलतियाँ रह गई उसके अंदर सुधार करें। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। अगला सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हर एक विद्यार्थी के सामने समस्या है फिर भी उसको दिखाई नहीं देती हैं। कहते हैं ना, उसके आंखों पे पट्टी बंद रखी है। आपके पास जो मटेरियल है, जो पढ़ने की जो चीज़ें हैं, गलत अध्ययन सामग्री और भटकाव बहुत ज़्यादा हैं। आपने देखा है कि बहुत सारा ढेर लगाकर बैठेंगे, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हैं तो फलाने सर का नोट्स, फलाने सर की किताब, यूट्यूब से ये किताब, क्योंकि मार्केट में अभी आपको पता है कि बहुत सारी ऐसे हैं, एक गारंटेड मेरे से आएगा, यहाँ से पढ़ लो बाहर नहीं जाएगा, मेरी बुक से कोई प्रश्न बाहर नहीं गए। फिर आप क्या होता है, बहकावे में आ जाते हो। वो तो आखिर तुम भी यार इंसान ही हो ना, आप बहकावे में आके फलाने यूट्यूब वाले सर से, फलानी कोचिंग से, फलाने सर के नोट्स, ऐसे करके इतना सारा ढेर कर देते हो और किसी एक टीचर को भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। जो आपने इतना मटेरियल लिया है वो पढ़ नहीं पाते हो, वो केवल और केवल आपके देखने के लिए आपने इकट्ठा किया है। आप भ्रमित हो जाते हैं, आप दिशा भटक जाते हो। इसके लिए आपके पास जो चीज़ें हैं वो सेलेक्टेड होनी चाहिए। आपके पास राजस्थान की कोई भी बुक हो, आप उसको अच्छे से पढ़ो यार। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ, किसी की औकात नहीं है कि वो महाराणा प्रताप का जन्म रणथंभौर में करवा दे। सारी राजस्थान की बुकों में रणथंभौर में ही हो रखा है। ये मेरी बुक से बाहर नहीं जाएगा, इस बुक से ही आएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इसी बुक से आएगा। राजस्थान की सारी बुकें अच्छी है। हाँ, सबकी शैली अलग अलग होती है, जिसकी शैली आपको पसंद में आए उसके पढ़े। ज़्यादातर ऑथेंटिक और एनसीईआरटी की जो जितनी भी जो किताबें हैं, कक्षा 6 से 10 तक की जो बुकें हैं, वो बुक तो आपको शिक्षक भर्ती वाले जो भी तैयारी करें रीट की, उनको तो अवश्य रूप से देखनी चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। जैसे L1 के अंदर साइंस आती है, सामाजिक अध्ययन आता है, इसके अलावा आपके मैथमेटिक्स आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है। तो आपको कक्षा 6 से 10 तक की जितनी भी जो पुस्तक है, प्रमाणिक पुस्तक है, इसका तो अध्ययन करना ही करना है। इसके अलावा आप कोई भी टीचर को जो फॉलो करें, जैसे मान लीजिए कोई किसी टीचर को फॉलो करा तो भाई तुम उसको फॉलो करके अच्छे से पढ़ो। जैसे 4th ग्रेड के अंदर हमारे पास एक कॉलिंग आ रही है, उस कॉलिंग में मैं यही चीज़ कहता हूँ। काफ़ी विद्यार्थी लास्ट टाइम था 2 से 3 दिन पहले ही हमसे जुड़े, या 2 से 5 दिन पहले ही जुड़े। वो कह रहे हैं कि सर हम शायद पहले आपसे जुड़ जाते तो आज पता नहीं हमारा स्कोर क्या होता। काफ़ी विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर हम 7 से 8 महीने से आपसे जुड़े हुए हैं, स्कोर में मज़ा आ गया यार सर, 95 100% सही हो रहे हैं, 90+% सही हो रहे हैं। तो आप किसी एक टीचर को फॉलो करें जिसके ऊपर आपको विश्वास हो पूरा कि ये जो हैं हमें अच्छा कंटेंट देंगे, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। रही बात शिक्षक भर्ती की, तो अब हम 2.0 पे भी शिक्षक भर्ती के जो आपके जो कंटेंट हैं उसको पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे 2.0 के ऊपर। तो गलत अध्ययन सामग्री का आप और भटकाव, इन चीज़ों से बचना होगा। कम यूट्यूब को आप फॉलो करें, एक ही यूट्यूब को आप फॉलो करें और उसी से पढ़ें। जिस चीज़ को, जिसको मान लिया कि भाई इस सर के भरोसे मेरा बेड़ा पार हो सकता है, अब आप क्या होता है, शैक्षिक परिदृश्य, अब इसको कहीं से पढ़ा,
फिर एक टीचर ने और पढ़ाया, फिर और पढ़ाया, फिर उन तीनों का मैटर मिक्स हुआ, तीनों में आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया। समझे इस चीज को। तो यहाँ पर आप गलत अध्ययन सामग्री और भटकाव इन चीजों से बंद हो, सेलेक्टेड आपके पास सामग्री हो, और सेलेक्टेड सामग्री होगी तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है इनमें से कोई न कोई एक गलती आप जरूर कर रहे हैं। आप जब मैं कमेंट करके बताइए कि सर मैं भी ये गलती कर रहा हूँ, आप रट रहे हो या फिर कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं पढ़ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग से डर रहे हो, या फिर आपके पास वास्तव में बोरा भर भर के किताबें पड़ी हैं, यहाँ फिर आप सिलेबस को केवल ऊपर से देखते हो, गहराई से नहीं पढ़ते हो। आपकी कौन सी समस्या जरूर बताना। मैं कहता हूं कि इनमें से जो भी आपकी समस्या है, अगर आप उसमें से सुधार कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप एक दिन सक्सेस हो जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी L1 और L2 की तैयारी कर रहे हैं तो इसी ऑनलाइन सारथी 2.0 पर कंटिन्यू क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। चाहे वो राजस्थान जी के मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, शैक्षिक परिदृश्य हो, मनोविज्ञान हो, ऐसे कॉमन सब्जेक्ट जो L1 और L2 के अंदर आएंगे सबसे पहले उनकी शुरुआत करेंगे। तो आप भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।